नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मामले पर बुरी तरह से बैकफुट पर आई मोदी सरकार की। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को मिली बड़ी राहत की। जानेंगे मद्रास हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति पर क्यों मचा है बवाल। राहुल के खत पर मोदी सरकार का क्या है एक्शन। और बात करेंगे असम की बीजेपी सरकार के निशाने पर आए अल्पसंख्यकों की। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी नेताओं की रिकॉर्ड कमाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता अजय माकन का दावा, आबकारी नीति से मिले पैसे का गोवा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए हुआ इस्तेमाल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में हाईकोर्ट ने 7 आरोपियों की जमानत याचिका की नामंजूर। हादसे में गई थी 140 लोगों की जान। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संगठन महासचिव ने भोपाल में की आधिकारिक घोषणा। मुंबई के लोगों को बड़ी सौगात, बीएमसी ने पेश किया 53,000 करोड़ का बजट। पिछले साल के मुकाबले बजट में 14.52% का किया गया इजाफा। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमीरों की लिस्ट में अडानी की बादशाहत खत्म हो चुकी है, तो वहीं इस मामले पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अडानी मामले पर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और सरकार को निशाने पर लिया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मचा हंगामा शांत होता नहीं दिख रहा है। सरकार और अडानी के लिए राहत की बात यह है कि शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद है, लेकिन सोमवार को जब ये खुलेगा तो अडानी का शेयर कितना गिरेगा, इसे लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब तक अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर की संपत्ति खो चुका है। दुनिया के तीसरे दौलतमंद रहे अडानी 2 हफ्ते में ही 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं और गिरावट की ये रफ्तार जारी रही तो अगला सप्ताह बीतते बीतते वो टॉप 100 से भी गायब हो सकते हैं। मुश्किल में फंसे गौतम अडानी अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पहले ही वापस ले चुके हैं और अब उन्होंने बॉन्ड प्लान भी कैंसिल कर दिया है। कंपनी इसके जरिए 10 अरब रुपए जुटाने की योजना बना रही थी। इस बीच कांग्रेस ने अडानी के मामले को लेकर पीएम मोदी का घेराव किया है। $100 बिलियन से ज्यादा की चपत, एलआईसी और निवेशकों का पैसा डूबा, डाउ जोन्स से बाहर किया, एसएनपी ने रेटिंग नेगेटिव की। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन पीएम मोदी चुप है। ना कोई चर्चा, ना कोई जांच, यही है मित्रकाल। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किए कि आम जनता की क्या गलती थी। अडानी के बिजनेस मॉडल को लेकर कांग्रेस ने कहा, नुकसान जनता का हुआ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। अब अहम सवाल यह है कि इतने सालों में गौतम अडानी ने अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाया है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये 100% नैतिक है। भारत को जानने का ये अधिकार है। कांग्रेस के सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कह दिया कि सरकार का अडानी मामले से कोई लेना देना नहीं है। बैंकों के कर्ज का मामला आरबीआई देख रहा है, तो आरबीआई ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर इस मामले पर है। फिलहाल चिंता की बात नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि चिंता की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस भी इस मामले में अडानी के साथ खड़ा दिख रहा है। संघ तो इसमें विदेशी कनेक्शन की बात कर रहा है। अडानी मामले में पीएम मोदी बुरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष इस मामले पर मोदी सरकार को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। लेकिन जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम के लिए जरूर आज राहत की खबर आई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में शर्जिल इमाम को बरी कर दिया है। उनके साथ ही आसिफ इकबाल तन्हा को भी आरोप मुक्त किया गया है। लेकिन फिलहाल शर्जिल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। तो क्यों नहीं होंगे शर्जिल जेल से रिहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज शर्जिल इमाम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2019 के जामिया टकराव मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को बरी कर दिया है। अदालत ने शर्जिल के ऊपर से देशद्रोह का मामला खत्म कर दिया है। शर्जिल को भले ही इस मामले में बरी कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें अभी कई दूसरे मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम पर लोगों को उकसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ शर्जिल इमाम के भाषणों वाले मामले की आज सुनवाई की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि 2019 में जामिया नगर में जो टकराव हुआ था वो शर्जिल इमाम के भाषण की वजह से हुआ था। जामिया मामले में शर्जिल इमाम पर टकराव और गैरकानूनी सभा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में शर्जिल के साथ आसिफ इकबाल तन्हा को भी आरोप मुक्त किया गया है। हालांकि अभी दिल्ली में दर्ज दूसरे मामलों के चलते शर्जिल इमाम की रिहाई नहीं हो पाई है। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी ने दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया था, जो अब सही साबित हो रहे हैं। सवालों में तो इस वक्त वकील लक्ष्मण चंद विक्टोरिया गौरी हैं।
दरअसल उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट में जज के रूप में चुना है, लेकिन इस खबर के बाद से ही बवाल मच गया है। बार काउंसिल के एक ग्रुप ने इस सिफारिश को न्यायपालिका की आजादी के खिलाफ बताया है। वकीलों का मानना है कि गौरी के विचार संवैधानिक मूल्यों से काफी अलग है। वकीलों ने गौरी की धार्मिक कट्टरता को लेकर आपत्ति दर्ज की है। मद्रास हाईकोर्ट की वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को जज बनाने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई खंडपीठ के 50 से ज्यादा वकील इस नियुक्ति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनमें से 58 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को खत लिखकर नाम वापस लेने पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। सभी वकीलों ने पत्र में कहा है कि गौरी के नाम पर असहमति जताने के बावजूद उनका नाम कोलेजियम ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। वकीलों ने कहा कि विक्टोरिया गौरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिन्होंने राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में भी काम किया है। उनका कहना है कि गौरी बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव रह चुकी हैं। साथ ही खत में कहा गया है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका को कमजोर कर सकती हैं। वकीलों का मानना है कि गौरी के विचार संवैधानिक मूल्यों से काफी अलग हैं। उन्होंने गौरी की धार्मिक कट्टरता को लेकर आपत्ति दर्ज की है। साथ ही कहा है कि गौरी हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में अयोग्य हैं। इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा था, जिसमें गौरी की नियुक्ति की फाइल वापस भेजने का आग्रह किया गया था। वकीलों ने विक्टोरिया गौरी के यूट्यूब चैनल पर आरएसएस को दिए इंटरव्यू का भी हवाला दिया है, जिसके शीर्षक पर ही विवाद खड़ा हो गया था। बवाल के बाद विक्टोरिया गौरी ने इस मामले में सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के सभी पदों से जून 2020 में इस्तीफा दे चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वो किसी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ी हैं, वो बस अभी वकालत पर ध्यान दे रही हैं। लेकिन गौरी की सफाई के बाद भी ये मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम पर टिकी हैं। ये पहला मौका होगा जब एक वकील के जज बनने पर उन्हें घेरा जा रहा है, और वजह है बीजेपी और संघ से कनेक्शन। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस पर क्या एक्शन लेता है। वैसे एक्शन में तो इस वक्त राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने पीएम से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने घाटी से विस्थापित पंडितों के दर्द को पीएम के सामने उठाया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीरी पंडितों की समस्या को लेकर पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था, अपने दुखों को बताया था। कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश किया जा रहा है, जो निंदनीय है। घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। आशा है आप उचित कदम उठाएंगे। राहुल के इस खत के बाद पीएम मोदी ने भी फौरन जवाब देते हुए उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है, और अब इस खत का असर भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की वापसी के आदेश जारी किए हैं। कश्मीर के सभी उपायुक्तों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बताया कि कश्मीर डिवीजन के उपायुक्त अपने अपने जिलों में कश्मीरी पंडित परिवारों के बारे में एक डेटा की निगरानी और रखरखाव करेंगे। आदेश में सभी उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि घाटी में लौटने वाले सभी कर्मचारियों और प्रवासियों का हर संभव सहयोग करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो कश्मीर डिवीजन के सभी कर्मचारी हैं, उनको वर्तमान महीने का वेतन तुरंत जारी किया जाए। साथ ही अनुपस्थित रहने के चलते जो पुराना वेतन रुका है, उसका समाधान कर पुराना वेतन जारी करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। राहुल के एक्शन से बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इधर असम की सियासत में भी खलबली मची है। असम पुलिस ने बाल विवाह कराने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्तारी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या है सवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। असम में पुलिस बाल विवाह के नाम पर लोगों की धरपकड़ में जुटी है। 2170 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि 4074 मामले दर्ज किए गए हैं। जो बाल विवाह मामले में आरोपी हैं, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। शादी कराने वाले पंडित और मौलवियों को भी गिरफ्तार किया गया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुसार हो रही है। कानून का पालन कराने के लिए हम सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सीएम हिमंता के दावे और पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष का दावा है कि पूरी कार्रवाई एक तरफा हो रही है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक समुदाय के लोगों की संख्या 90% तक है, जिसके बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पर निशाना साधा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पर निशाना साधते हुए कहा है, हमारे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गए,
मैंने मुसलमानों को नहीं सताया, वे नींद से उठते हैं, इसके बाद शुरू कर देते हैं कि किन किन योजनाओं से मुसलमानों को सता सकते हैं। अजमल ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध बनाया गया था, लेकिन सरकार ने इसे लेकर एक दिन के लिए भी कोई अभियान नहीं चलाया। अब सरकार गिरफ्तारी कर रही है, जिसमें 90% लड़के लड़कियां मुसलमान होंगे। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही मुसलमान सरकार के निशाने पर हैं, जबकि AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उन लड़कियों का क्या होगा जिनकी शादी हुई है। असम सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। असम में मचे इस बवाल से बीजेपी फिर बंटवारे की राजनीति कर रही है। राजनीति तो UCC को लेकर भी जमकर हो रही है। लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया है, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई है। तो क्या है इस बैठक का मकसद, देखते हैं इस रिपोर्ट। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लंबे समय से बयान दिए जा रहे हैं। कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी जता रहे हैं। वहीं इस बीच समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 फरवरी को लखनऊ में बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ अरशद मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी अहम शख्सियत मौजूद रहेंगी। बैठक में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई है जब केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता से संबंधित मसले पर विचार कर सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से अनुरोध किया था कि समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों का परीक्षण करे और उस पर अपना सुझाव दे। रिजिजू ने कहा कि 21वें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गई। विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा अपने विचार के लिए लिया जा सकेगा। अब केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ है कि सरकार इसे लागू करने के पक्ष में है। इससे बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है, तभी तो पार्टी इसे अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को पूरा करने के लिए पार्टी ने इस मुद्दे को हवा दी है, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि मीटिंग में क्या निकलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी नेताओं की दौलत में आई जबरदस्त उछाल की। देश में भले ही मंदी है, लेकिन नेताओं की संपत्ति पर इस मंदी का कोई असर नहीं है, बल्कि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 10 साल में किसी की संपत्ति दुगनी हुई है तो किसी की 4 गुनी। दरअसल सांसदों की संपत्ति को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो किस सांसद की संपत्ति में हुआ कितना इजाफा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सांसदों की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2009 से 2019 तक लगातार 3 चुनाव जीतने वाले 71 सांसदों की संपत्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 सालों में इन सांसदों की औसत संपत्ति 286% बढ़ गई है। 2009 में मैदान में उतारे गए 71 निर्वाचित सांसदों की औसत संपत्ति 6.15 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 में दोबारा चुने गए इन सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 16 करोड़ 23 लाख रुपए हो गई, जो 2019 में बढ़कर 23 करोड़ 74 लाख रुपए हो गई। जिन सांसदों की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है उसमें बीजेपी के 6 सांसद हैं। दूसरी पार्टियों के सांसदों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जिन लोग की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ी उसमें अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल की संपत्ति 2009 में 60.31 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में 217.99 करोड़ रुपए हो गई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की संपत्ति 10 साल में 51.53 करोड़ से बढ़कर 140.88 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद पिनाकी मिश्रा की संपत्ति 29.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 117.47 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद पीसी मोहन की संपत्ति 2009 में 5 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी की संपत्ति 4.92 करोड़ थी, जो 10 साल में बढ़कर 60.32 करोड़ रुपए हो गई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।